Everyone, here I'm back from the video lecture. Today we're going to discuss the common injuries of shoulder, जिसमें हम सबसे ज़्यादा आज डिस्कस करेंगे डिस्लोकेशन को मेजरली. ठीक है, हम आज डिस्लोकेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसके एंड में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप दूंगी जिससे आप मेजरली ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को क्लियर आउट कर सकते हो. ठीक है, सो एग्जाम अब मेजरली हमारे पास ये चीज़ है कि आपके पास ग्रेनर ह्यूमरल जॉइंट दैट इज कंसीडर्ड एज शोल्डर जॉइंट. ओके, सबसे पहले एक चीज़ आप समझ जाओ कि हमारे पास ट्रोमेटिक इंजरीज ओवर यूज इंजरीज दोनों ही बहुत कॉमन होती है शोल्डर जॉइंट के ऊपर. ठीक है, 8 to 13% जो सारी स्पोर्ट्स की इंजरीज है ना, उनमें 8 to 13% जो है वो रोल जो होता है वो शोल्डर जॉइंट की इंजरीज का होता है. वेदर दैट इज़ ट्रोमेटिक, किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ हो, दैट मीन्स किसी चीज़ ने हिट किया हो, फॉर एग्जाम्पल किसी बॉल ने हिट किया या किसी अदर पर्सन ने हिट किया है, वो काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे. और या तो ओवर यूज, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग करने की वजह से उसको इंजरी होगी. सो अब हमारे पास क्या आ गया, डिस्लोकेशंस. ओके, डिस्लोकेशंस हमारे पास मोस्ट कॉमनली डिस्लोकेटेड जॉइंट जो है हमारे पास बॉडी में वो ग्रेनियोनल जॉइंट है. बेसिकली क्योंकि ये बहुत ही मूवेबल जॉइंट है, सो इसी वजह से ये बहुत ही डिस्लोकेटेड इजीली डिस्लोकेटेड जॉइंट है. ठीक है, दैट मीन्स कि इसको ना कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको पता है जो इसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करते हैं. वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, सबसे पहले एक जो ग्रेनॉइड फोसा की कैविटी है, दैट यू नो दैट कि वो शैलो सी कैविटी है. सेकेंड थिंग हमारे पास आ जाती है ह्यूमरस का जो हेड है वो लार्ज होता है. ठीक है, सो वो ठीक है क्योंकि ये मोबिलिटी को इंक्रीज करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, दैट मेक्स देम के वो इजीली मूव कर सके. फिर जॉइंट कैप्सूल बहुत लूज है ताकि मोबिलिटी ज़्यादा हो सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ इसने होना है डेली एक्टिविटीज़ में, आपने सारे काम इससे करने. फिर बॉडी का जो बोन का सपोर्ट है वो भी बहुत कम है, दैट मीन्स कि ये फ्रीली मूवेबल है, इसका आसपास बहुत ज़्यादा बोनी सपोर्ट नहीं है. ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि मोबिलिटी तो इंक्रीज थी लेकिन स्टेबिलिटी क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है. ठीक है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी कम हो गई है और मोबिलिटी बहुत इंक्रीज है. और आप याद रखो, जिन जॉइंट्स में मोबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, तो वो इजीली डिस्लोकेट होंगे. और मोस्ट कॉमनली दैट्स व्हाई शोल्डर जॉइंट होता है वो डिस्लोकेट होता है इवन मोर देन हिप जॉइंट. ठीक है, क्योंकि हम हिप जॉइंट आपको पता है हिप जॉइंट भी डिसलोकेट होता है, लेकिन सब हिप जॉइंट और एल्बो जॉइंट दोनों ही डिसलोकेट ज़्यादा होते हैं. लेकिन इसके अलावा शोल्डर जॉइंट मोस्ट कॉमनली है जहाँ पर डिसलोकेट होता है. ठीक है, अब मेजरली डायरेक्शंस होती हैं कि हमारे पास शोल्डर डिस्लोकेशंस जो है वो कॉमन होते हैं थ्री मेजर डायरेक्शंस में. ठीक है, अब थ्री मेजर डायरेक्शंस हैं इसकी, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर. ठीक है, जो डिस्लोकेशंस जो होते हैं ना मेजरली इन्हीं तीन डायरेक्शंस में, स्पेशली मोस्ट कॉमन जो होती है वो इंटीरियर इंफीरियर होती है. ठीक है, मतलब इंटीरियर साइड पे डिस्लोकेट होकर इंफीरियरली मूव कर जाती है आपके पास ह्यूमरस का हेड. डिस्लोकेशन में मेजरली होता क्या, होता यही है ना कि आपका ह्यूमरस का हेड जो है वो ग्रेनाइट फोसा की कैविटी से बाहर निकल आता है. ठीक है, और वो लूज हो जाता है. सो ये इंटीरियर इंफीरियर क्या मतलब है कि आगे की तरफ मूव करता है हेड और फिर इंफीरियर मूव कर जाता है. ये मोस्ट कॉमनली है. रेयर जो है वो आपके पास पोस्टीरियर होती है, ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह की वजह से या सीजर्स वगैरह जिन लोगों को पड़ते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होती है. इंफीरियर जो है वो बहुत ही रेयर है, मतलब सिर्फ इंफीरियर जो है ना वो बहुत ही रेयर है. ठीक है, ओके. अब हमारे पास जो सुपीरियर डिस्लोकेशन है वो तो बहुत, मतलब आप समझो कि वैसे तो सुपीरियर डिस्लोकेशन को कंसीडर नहीं करते. ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, तीन मेजर है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर. लेकिन सुपीरियर डिस्लोकेशन भी एक्सट्रीमली रेयर है. क्योंकि हमारे पास कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपर मूवमेंट को ब्लॉक करता है. ठीक है, क्योंकि कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट और बोनी एक्रोमियम प्रोसेस जो आपको पता है वो बहुत ज़्यादा हेड को अपर डायरेक्शन में मूव करने से रोकते हैं. दैट्स वाई सुपीरियर बहुत रेयर है, बहुत मतलब बहुत कम लोग हो सकते हैं, शायद बहुत ही रेयर के आपके पास जो हो उनमें आए आपके पास डिस्लोकेशन सुपीरियर. ठीक है, सो मेजरली क्योंकि आपकी बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है तो मैंने आपको सिर्फ मेजर मेजर बताया. ठीक है, सो अब क्या होता है कि शोल्डर डिस्लोकेशंस होती कैसे हैं. ठीक है, मोस्ट कॉमन जो पैटर्न है एबडक्टेड और एक्सटर्नली रोटेटेड है. ठीक है, ह्यूमरस क्या है, एबडक्टेड और एक्सटर्नली रोटेटेड जो है वो मोस्ट कॉमनली इसका पैटर्न होता है. इसका मतलब है कि जैसे आप कोई बॉल थ्रो करते हो उसमें भी एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन हो गया.
जैसे आप ओवर स्ट्रेच कर जाते हो आर्म को, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहीं से गिर रहे हो और आप आर्म को ओवर स्ट्रेच करते हो तब भी। फिर आपके पास अगर पीछे से फोर्स बहुत तेज़ी से आई है, दैट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ डिसलोकेशंस, ठीक है। सो ये पोजीशन जो होती है ना, वो स्ट्रेस करती है एंटीरियर कैप्सूल को, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास डिसलोकेशन थी वो थी इंटीरियर इन्फीरियर, वो ज़्यादा कॉमन, जब वो ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपके पास मेजरली इन लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें फैक्टर्स होते हैं कुछ मेजर, ठीक है, तो हम उन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को यहाँ पे देख लेते हैं। मैं आपके हाईलाइट भी कर देती हूँ बुक में ताकि आपको बताओ, ठीक है। ओके, सॉरी, ज़्यादा हाईलाइट होके। ओके, ये हमारे पास सारे हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, ठीक है। जैसे स्मॉल साइज हो गया ग्रेनाइट फोसा का, ये भी चांस इंक्रीज कर देता है। देखो ये एनाटॉमिकल वेरिएशंस है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने इसको ज़रूर याद रखना है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वजह से है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, एनाटॉमिकल। वो एनाटॉमिकल वेरिएशंस क्या क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पास क्या हो, ग्लेनोइड फोसा, सॉरी, डिस्लोकेशन ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। स्मॉल साइज अगर इनएडिक्वेट साइज या स्मॉल साइज हो जाता है ग्लेनोइड फोसा का, एंटीरियर टिल्ट हो जाता है हमारे पास ग्लेनोइड फोसा में, ठीक है। रेट्रोवर्जन जो होती है यूमरस के हेड की, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद रोटेटर कफ के जो मसल्स हैं वो इंजर्ड या वीक हो जाते हैं। ओके, दैट मीन्स सिंपल, तो इनएडिक्वेट साइज का ग्रेनाइट फोसा में जो था वो, उसका मतलब ये है कि स्मॉल हो जाएगा साइज, मतलब फोसा का ही साइज स्मॉल है। ग्लेनॉइड फोसा का इंटीरियर टिल्ट का मतलब ये है कि बाय बर्थ या एनाटॉमिकल वेरिएशन होती है कुछ लोगों की, टिल्टिंग होती है फोसा के अंदर इंटीरियर साइड पे, ठीक है, जिसकी वजह से यूमरस का हेड जो होता है वो बहुत लूज हो जाता है ग्लेनाइड फोसा के अंदर, ठीक है। टिल्ट का मतलब ये होता है कि मतलब इंटीरियर डायरेक्शन में उसका फेस ज़्यादा की तरफ है एज कम्पेयर टू बैकवर्ड, ठीक है। फिर आ जाती है इनएडुकेट रेट्रोवर्जन ऑफ ह्यूमरल हेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है रेट्रोवर्जन ऑफ ह्यूमरल हेड क्या होती है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे डिस्कस करूँगी लेटर ऑन भी, कि ह्यूमरस का हेड जो होता है ना, एक्चुअली होता है ये है कि हमारे पास नॉर्मली पोस्टीरियर डायरेक्शन में होता है। जब ह्यूमरस का हेड रोटेट बैकवर्ड डायरेक्शन में करता है, इसको कहते हैं हमारे पास रेट्रोवर्जन, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेटर अलाइनमेंट चाहिए, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और हेड मूवमेंट को इंक्रीज करता है। लेकिन क्या होता है कि डिस्लोकेशंस में ये रिड्यूस कर जाता है या प्रॉपर रोटेट ही नहीं करता पोस्टीरियर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है और एंटीरियर डिस्लोकेशंस में बहुत ज़्यादा एंटीरियर डिस्लोकेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ कोई रोटेटर कफ के इश्यूज है, जाहिर सी बात है अगर मसल इटसेल्फ डिफेक्टेड है तो वो इतनी ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकेगा ह्यूमरस के हेड को ग्लेनॉइड फोसा की कैविटी में या ग्लेनॉइड कैविटी में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो उससे निकल जाएगा और उसमें डिस्लोकेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सो मेजर कॉन्सेप्ट्स ये हैं। अब हमारे पास जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े ना, तो हमारे पास आपको पता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स तो हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास मेजर कॉजेज क्या हो सकती है, ठीक है, डिस्लोकेशन की कोई ना कोई कॉज तो होगी। तो अब कॉजेज ये होती हैं कि या तो ट्रोमेटिक इंजरीज होती हैं, ठीक है, मेजरली जैसे हमने कहा, और यहाँ नॉन ट्रोमेटिक होती है, आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। ट्रोमेटिक कोई भी, जैसे हमने स्पोर्ट्स इंजरी की, फुटबॉल, रेसलिंग, रग्बी, हाई स्पीड एक्सीडेंट हो गए, जैसे साइकिलिंग वगैरह से साइकिलिंग करते हुए गिरे, आरटीए हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रोमेटिक इंजरीज में आती हैं, ठीक है। फिर नॉन ट्रोमेटिक में आती है हमारे पास, जैसे जेनेटिकली कोई कैप्सुलर जो है वो कैप्सूल लूज है, ठीक है, आपका लूज शोल्डर के लिगामेंट्स लूज है या कैप्सुलर लैक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उन केसेस की वजह से हो सकता है। बहुत ज़्यादा ओवरहेड मूवमेंट जैसे स्विमर्स करते हैं या जो थ्रोअर्स होते हैं, जो बॉल थ्रो कर रहे हैं या कोई भी चीज़ थ्रो करते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद कोई प्रीवियस डिस्लोकेशन हुई हो तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है, रियकरेंस के चांसेस डिस्लोकेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप उसको एक प्रॉपर, जब हमारे पास किसी की डिसलोकेशन होती है ना, तो रीलोकेशन के बाद हमारे पास जब प्रॉपर अपनी जगह पे वापस चला जाता है, तो उसके बाद काफ़ी अच्छे से ना हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं पेशेंट के मसल्स को, जॉइंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि फर्दर वो दोबारा जो है वो डिसलोकेशन के चांसेस इंक्रीज हो। अच्छा, अब हमारे पास मेजरली उन्होंने बात ये की कि हमारे पास अगर जॉइंट एक बार डिसलोकेट हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है, मतलब डिसलोकेशन के बाद होता क्या है?
क्या होता है कि कैप्सूल जो होता है ना वो स्ट्रेच हो जाता है बियॉन्ड इस इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये वाली चीज़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इलास्टिक लिमिट वो लिमिट थी जिसके बाद इलास्टिक लिमिट वहाँ तक थी। अगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाए तो हमारे पास उसके बाद आप रिवर्स नहीं कर सकते। हमने यही बात की थी किसी भी चीज़ की, मतलब जो नॉर्मल इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप, मैं सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं कहती हूँ अगर 10 to 20, ठीक है, आपको सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये 10 है, ये 20 है, 10 तक अगर लाएंगे ना तो तब तक तो पेशेंट के टिश्यूज स्टेबल है, ठीक है। कुछ भी 10, अब मैं आपको किसी चीज़ की सिंपल एग्जांपल से सिर्फ दे रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अगर आप 10 kg का वेट डालेंगे तो पेशेंट के टिश्यूज सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक जाएंगे। लेकिन जब आप 20 kg का वेट डालेंगे तो इलास्टिक नहीं रहेगी, फिर वो इतनी ज़्यादा आगे चली जाएगी, वो यील्ड पॉइंट वो क्रॉस कर जाएगी और वो फेलियर की तरफ चली जाएगी, वो प्लास्टिसिटी की तरफ चली जाएगी, वो इलास्टिसिटी पे ख़त्म होकर वो प्लास्टिसिटी की तरफ चली जाएगी। दैट्स वाई हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन वंस द जॉइंट इज लोकेट, ठीक है, तो कैप्सूल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर जाता है इलास्टिक लिमिट से। तो अगर 10 तक रहेगी ना तो वो अपने टिश्यूज अपनी जो नॉर्मल शेप है उनमें वापस चले जाएंगे। लेकिन 20 तक जब चले जाएंगे तो फिर वो अपनी नॉर्मल शेप में वापस नहीं जाएंगे जैसे वो पहले थे, ठीक है। इसलिए कैप्सूल अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा तो इलास्टिक लिमिट से तो वापस नहीं जा सकता। फिर हमारे पास लिगामेंट्स जो होते हैं, क्योंकि डिस्लोकेशन के बाद लिगामेंट्स बहुत फ्लेक्सिब हो जाते हैं, लूज से हो जाते हैं, ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं रहते। इसीलिए हम प्रॉपर ट्रेनिंग्स कराते हैं कि एटलीस्ट उनकी काफ़ी हद तक जो डैमेज था वो रिकवर हो सके, ठीक है। फिर जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं डिस्लोकेशन के बाद। फिर रिकरेंट डिस्लोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं जिनको एक बार डिस्लोकेशन हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो यंग एथलीट्स होते हैं, ठीक है। रीअक्रंस के चांस, थोड़ा सा इशू ये है कि अगर तो बहुत बगैर, अगर वो एथलीट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर तो डिस्लोकेशन के इतने चांस नहीं है क्योंकि उसकी एज कम है। लेकिन अगर वो एथलीट है तो उसमें क्योंकि उसने बार बार वो मूवमेंट्स परफॉर्म करनी है जिसकी मे बी वजह से इंजरी या डिस्लोकेशन हो रही थी, तो दैट्स वाई कि एथलीट्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट्स, ठीक है। मतलब एथलीट्स में रीअक्रंस ज़्यादा होगी, बार बार होने की डिस्लोकेशन चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास इसमें काफ़ी और चीज़ें थी कि हमारे पास कुछ एसोसिएटेड इंजरीज़ वगैरह भी होती हैं। मतलब कोई लीजन्स हो जाती है, जैसे आपको अगर सिंपल सी बात है क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको सिंपल सिंपल बता देती हूँ। बैंकार्ट लीजन होती है, हिल सैक्स लीजन्स होती हैं जो हमारे पास सिर्फ उसके इर्द गिर्द जो एसोसिएटेड जॉइंट्स होते हैं जिसमें कंप्रेशन फ्रैक्चर आ सकता है ह्यूमरस के हेड का, या एंटीरियर इंफीरियर जो लैब्रम है ना, आपका लैब्रम लैब्रम जिसने क्या क्या ग्लिनॉइड कैविटी को कवर किया हुआ है, ग्लिनॉइड, ठीक है, वहाँ पे टेयर आ सकते हैं, बैंकार्ड लेजन्स हो जाती हैं। लेकिन इन लेजन्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मेजरली आपके पास ये सारी चीज़ें थी जो हमारे पास इसमें इन्होंने डिस्कस की थी। बाकी आपके पास इसके मेजर जो साइंस वगैरह होते हैं वो आपको पता है कि हमारे पास बहुत पेन ज़्यादा होगी, ठीक है। आर्म जो होगा वो स्लाइटली एबडक्शन में चला जाएगा या एक्सटर्नल रोटेशन में, जैसे हमने कहा। शोल्डर ना फ्लैटेंड सा हो जाएगा, मतलब वो जिस तरह हमारे पास ग्लिनॉइड फोर्स आपको फील हो रहा होता है ना आपके शोल्डर का, वैसे फील नहीं होगा। प्रोमिनेंट जो होगी वो एक्रोमियन प्रोसेस बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा और पेशेंट उस आर्म को मूव नहीं कर सकेगा, ठीक है। मेजर्स तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आपने दूसरी चीज़ याद रखनी है कि क्लैविकुलर जॉइंट की इंजरीज भी हो जाती हैं, ठीक है, मतलब डिस्लोकेशन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशली जो एथलीट्स होते हैं ना उनमें कॉमनली मैकेनिज्म ये होता है कि डायरेक्टली अगर शोल्डर के ऊपर फॉल हुआ है ना तब आपके पास क्लैविकुलर जॉइंट की इंजरी हो सकती है। जैसे रेसलर्स हो गए, फुटबॉल प्लेयर्स हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि या तो इस तरह से होता है या एक फोर्स इंजरी जिसको हम कहते हैं फॉलिंग ऑन एन आउटस्ट्रेच आर्म, फोर्स इंजरी उसको कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कोलिजन इंजरीज होती है, जैसे दैट मीन्स कि दो लोग एक दूसरे के साथ टकराते हैं, सो कोलिजन इंजरीज कॉज होती है, ठीक है। अब ये इंजरीज जो होती हैं वो एसी जॉइंट की सेपरेशन भी कॉज कर सकती हैं, क्लैविकल का फ्रैक्चर भी कॉज कर सकती हैं, मतलब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा इश्यूज कॉज करती हैं, ठीक है। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये भी इंजरीज होती हैं, ठीक है। सिर्फ हम ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की बात नहीं करें बल्कि एक्रोमिक क्लैविकुलर पे भी इंजरीज होती हैं। मतलब एसी जॉइंट भी सेपरेट होता है लेकिन बहुत रेयर होता है ना, इसलिए मतलब आप ये नहीं कह सकते रेयर होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स में, जैसे हमने रेसलर्स या फुटबॉल प्लेयर्स में कहा, उनमें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। फिर आपको जैसे पता है
आपके पास ना एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जब डिस्लोकेट होगा ना, तो मेजरली जो शोल्डर का टॉप एरिया है ना, ठीक है, वहाँ पे पेन आएगा, ठीक है। पेशेंट लिफ्ट नहीं कर सकेगा आर्म, और मेजरली सारे मेजर चीज़ें जैसे आपको पता है स्वेलिंग वगैरह आपको फील होगी, ये सारी चीज़ें आ जाती है, विजिबल सा बम्प सा फील होता है अगर बहुत स्वेयर केसेस हो जाए। तो मेजरली आपके पास ये थी हमारे पास डिस्लोकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और जाने से पहले हम एग्जाम टिप को डिस्कस कर लेते हैं, हाँ, जो हमने कहा था कि हम लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। सो एग्जाम टिप ये थी कि हमारे पास जब डिस्लोकेशंस होती है ना, तो डिस्लोकेशंस अकेले नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ जैसे हमने बीच में भी डिस्कस किया, लेकिन उन डिस्लोकेशन के साथ टू मेजर चीज़ों को आपने याद रखना है जो डिस्लोकेशन के साथ होती है। मोस्ट कॉमन इंजर्ड नर्व, ठीक है, शोल्डर जॉइंट के साथ जो मोस्ट कॉमन इंजर्ड नर्व होती है वो एक्सिलरी नर्व होती है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन इंजर्ड आर्टरी जो होती है वो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवाज में या आपके पास ऑस्कीज में हर जगह पूछा जाता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आपने इस चीज़ को मेंटेन करना है कि आपको पता हो कि मोस्ट कॉमनली एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है, और मोस्ट कॉमन इंजर्ड आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीज़ समझने को बाय बाय।